हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल द बुक लाइट में फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मज़े से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको आज के लेक्चर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन और ये इसका वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले मैंने इसकी वीडियो नंबर 1 पहले ही अपलोड कर दी है, आप जाके उसको भी विजिट कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, और अगर उसके अंदर साइंस का पोर्शन आएगा तो आप देखना इन वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर से जरूर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो और वीडियो को पूरी सीरियसली देखते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले जो भी पेपर हैं, अगर उनमें साइंस आ रही है तो आपको मेरी वीडियो से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा वहाँ पर। और अगर आप वीडियो को 2 से 3 बार देखते हो तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में पूरी तरीके से छप जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देख फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम में कण गति नहीं करते कौन सी है? तो उस विधि का नाम है विकिरण, जिसको हम इंग्लिश में रेडिएशन बोलते हैं। देख फ्रेंड्स, ऊष्मा संचरण की 5 विधियाँ होती हैं, जिसमें से नंबर 2 पे आती है विकिरण। और फ्रेंड्स, ये ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि है। नंबर 1 पे आती है चालन विधि, नंबर 2 पे आती है संवहन विधि, नंबर 3 पे आती है विकिरण विधि, नंबर 4 पे आती है वाष्पन विधि और नंबर 5 पे आती है अभिवहन विधि। और इनमें सबसे तेज जो कार्य करती है वो करती है विकिरण विधि, यानी कि रेडिएशन, जो कि हमको कहाँ से मिलता है? सूर्य से। इसके उदाहरण आप लिख लीजिए, सूर्य, अंगीठी और लकड़ी से आग। और आप नोट करके इसमें ये भी लिखिएगा कि ये निर्वात में भी गमन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 47 में दिया है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं संवहन। देखिए, ये दूसरी विधि है ऊष्मा संचरण की, और इस विधि में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो अणुओं के स्थान बदलने से होता है। देखिए, जैसे ये अणु है ना, जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचेंगे तभी वो विधि कौन सी होगी? संवहन विधि होगी। और जो इसकी पहली विधि जो मैंने आपको बताई थी, चालन विधि, उसमें जो अणु होते हैं ना वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, इसलिए वो सबसे धीमी विधि होती है। ये भी आपको याद रखना है। और देखिए, मैं आपको संवहन विधि एक उदाहरण से बताता हूँ। देखिए, जैसे कि मेरे पास जार है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसके नीचे हमने आग लगा रखी है। तो जब ये पानी गर्म होगा तो इसकी जो भाप बनेगी वो ऊपर जाएगी, और जो ठंडा पानी ऊपर से आएगा नीचे। तो जो ये बीच का पानी है ये कैसे गर्म होगा? ये होगा ऊपर और नीचे वाली भाप से। जो ऊपर आएगा वो नीचे भाप डालेगा, और जो नीचे गर्म हो रहा है वो ऊपर डालेगा। तो इस तरह ये बीच का पानी भी गर्म हो जाएगा। और इसके सबसे बड़े उदाहरण क्या है? जैसे कि फ्रिज होता है। देखो, फ्रिज में वायु जो है ऊपर नीचे जाती है, ठीक है। अगर उसमें फ्रीजर ना हो जिसमें बर्फ़ जमती है तो उसकी वायु क्या होती रहेगी? ऊपर नीचे ही होती रहेगी। संवहन विधि का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? फ्रिज है। और आप इसके और भी उदाहरण लिख सकते हो, जल है, गैस है, चाय की केतली। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है चाय की केतली वाला, ठीक है। तो इसका आंसर है संवहन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं 48 की तरफ। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो उसका आंसर है अवरक्त किरण। 49 में देखते हैं, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा उचित है? सफ़ेद और नीचे काला। देखो, अगर ये छतरी है ना, उसके ऊपर कौन सा रंग है? सफ़ेद, नीचे कौन सा है? काला। क्योंकि जो सफ़ेद रंग है ना वो गर्मी को एब्जॉर्ब नहीं करता, जैसे ही किरण आएगी उसको बाहर से बाहर फेंक देगा। लेकिन अगर काला कलर है तो वो क्या करेगा? गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा, बाहर किरण इतनी नहीं भेजेगा। देखिए, आप कभी इसका एग्जांपल देखिए, आप ब्लैक शर्ट या फिर ब्लैक टी शर्ट पहन के कभी भी गर्मी में धूप में जाइए तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी कंपेयर ऑफ अदर क्लोथ्स, क्योंकि ब्लैक कलर जो है गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगर उसके पास 10 किरण आ रही है तो उसमें से 3 या 4 ही लौट आ रहा है, लेकिन वाइट कलर अगर 10 किरण आ रही है तो उसमें से 9.5 वापस भेज रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो उसका आंसर है विकिरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो होता है जल में। 52 देखते हैं। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो घट जाता है। 53 देखते हैं। अब द्रव्य को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो भी घट जाता है। ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आते हैं और डायरेक्ट आएंगे इस तरह ही। ठीक है, देखिए 54 में दिया है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो लगेगा माउंट एवरेस्ट पे। अब देखिए, जैसे जैसे ही आपकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो आपका क्वथनांक बढ़ता जाएगा, और क्वथनांक जब बढ़ जाएगा तो आपकी दाब वाष्प जो है वो कम हो जाएगी। इस वजह से वो पानी सही तरीके से सब्जी नहीं बना पाएगा, जिस भी पानी में आप सब्जी बनाना चाहते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्वथनांक क्या होता है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी द्रव गर्म कर रहे हो, तो उसका जो वाष्प दाब निकल रहा है, जब वो दाब इजिकल टू होगा आपके वायुमंडल दाब से, तो उसी पोजीशन को क्या कहा जाएगा? क्वथनांक कहा जाएगा। ठीक है, क्वथनांक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस ये एक कैटेगरी है टेम्परेचर की, यानी कि ये एक मान है टेम्परेचर का। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं 55। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। और मैंने आपको बताया था ये किसकी विधि है? ऊष्मा संचरण की, जो कि 4 नंबर पे आती है। अब देखिए, जो वाष्पीकरण होता है वो एक तरह से भाप का ही एक उदाहरण है। भाप होते हैं ना, उसी को वाष्पीकरण बोलते हैं। और इस विधि से जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बताइए घड़े का पानी क्यों ठंडा हो जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ वाष्पीकरण। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि बताइए पसीना सूखने पर ठंड क्यों महसूस होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ वाष्पीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं देखते हैं 56 में। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी किस नियम पे मिलती है? तो मिलती है प्रथम नियम पे। ठीक है फ्रेंड्स, 57 में देखते हैं, ऊष्मागति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो वो करता है ऊर्जा संरक्षण की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज कीजिए और इसके क्वेश्चन पढ़िए और इसके आंसर खुद देने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, ये रिपीटेशन भी हो जाएगा साथ के साथ और याद भी हो जाएगा और एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ जाएगी। देखिए, अगर आप साथ ही साथ करोगे तो 2 या 3 मिनट लगेंगे इसमें, लेकिन अगर आप इसको बाद में करोगे तो ये 10 से 15 मिनट लेगा आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो 58 में दिया है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? तो ये होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। देखिए 59 में दिया है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो करती है पिंड के द्रव पर। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं 60। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है? तो होता है 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आप इसको ऐसे ही याद रखिए, बस इसमें कोई लॉजिक मत लगाए, इसको डायरेक्ट ही याद करें। देखिए 61 में दिया है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो कर सकती है केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को। 62 देखते हैं, शीत ऋतु यानी कि सर्दी के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होना ज़्यादा ठंड महसूस करता है? जब मौसम साफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं 63, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? देखो मैंने अभी अभी बताया आपको, जस्ट अभी बताया ये वाला क्वेश्चन किसके कारण होता है? वाष्पीकरण की। मैंने बताया नहीं, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। 64 देखते हैं, प्रासव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया? तो उनका नाम था गाल्टन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखते हैं प्रासव्य तरंगें क्या होती हैं, जिनको हम इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक किरणें बोलते हैं। पार्श्विक तरंगें उन्हें बोलते हैं जो 2000 हर्ट्ज से ऊपर की होती हैं और ये मनुष्य को सुनाई नहीं देती हैं। तो फिर ये काम किसके आती है? देखिए, जो वाटर होता है ना, वाटर के अंदर जब हम वस्तुएं ढूंढते हैं तो उसमें हम पार्श्विक तरंगों का यूज़ करते हैं। जैसे पनडुब्बी होती है, ठीक है, उसकी दिशा ज्ञात करनी है, आगे देखना है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कोई पत्थर तो नहीं पड़ा है आगे, समुद्र की खोज करनी है, मानचित्र बनाना, तो सबका सब किससे होगा? पार्श्विक तरंगों से।
और पार्थिव तरंगे जिस उपकरण से मापते हैं उसका नाम है सोनार। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है पेपर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं 65। ध्वनि का धातु यानी कि पिच किस पर निर्भर करती है? तो करती है आवर्ती पे। 66 देखते हैं, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पार्श्व तरंगों का। ठीक है, अभी बताया मैंने। 67 में दिया है, मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवर्ती सीमा तक होती है? यानी कि व्यक्ति कहाँ तक सुन सकता है? तो सुन सकता है 20 से लेके 20,000 तक। ठीक है फ्रेंड्स, 68 देखते हैं, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो होगी लोहे में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसको एक बार पढ़ें और फिर आंसर दें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए 69 में दिया है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो इसका आंसर है तारतम्य यानी कि पिच। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं 70। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो होता है हवाई जहाज की उड़ान भरने के कारण। 71 में दिया है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो इस विधि को कहते हैं ध्रुवण। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं 72। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो रहता है 1/10 सेकेंड तक। ठीक है, 1/10 सेकेंड, ये 10 है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं 73। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो करती हैं परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा मतलब कितनी दूर खड़ा होना पड़ेगा? तो होना पड़ेगा 56 फीट। ठीक है फ्रेंड्स, 75 देखते हैं, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अब देखिए, ये जो स्टेथोस्कोप है ये आपने जरूर देखा होगा, ये डॉक्टर के पास होता है जिससे वो आपकी सांसें नापता है। ये तो सभी ने देखा होगा मोस्टली, है ना। वो होता है परावर्तन के कारण। ठीक है, तो सिद्धांत है परावर्तन का। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं 76। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो होता है डॉपलर का प्रभाव। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं 77। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इसका आंसर है अवरक्त तरंग। देखिए 78 देखते हैं, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो होगी 664 मीटर प्रति सेकंड। देखिए फ्रेंड्स, मैं उसी क्वेश्चन पर टाइम लगा रहा हूँ जिसको नीड है क्वेश्चन को समझने की, उसका कॉन्सेप्ट जानने की। जो क्वेश्चन आपको 1 लाइन याद करने चाहिए, मैं उनमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपका, सिर्फ आपको एकदम आंसर दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। हम जिस क्वेश्चन को जितनी वेटेज चाहिए, जितना टाइम चाहिए, वो सिर्फ उसी को दे रहे हैं, और जिसको टाइम नहीं चाहिए उसको नहीं दे रहे हैं। देखिए बढ़ते हैं 79 की तरफ। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो होगी लोहे में। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज कीजिए और इसके आंसर खुद ही देने की कोशिश कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 80 में दिया है, एक जैव पद्धति जिसमें पार्श्व ध्वनि का प्रयोग किया जाता है वह कहलाती है सोनोग्राफ। अभी मैंने बताया ना सोनार, बस वही है। पार्श्व यानी कि अल्ट्रासोनिक जो किरणें होती हैं वो सोनोग्राफ यानी कि सोनार से मापी जाती हैं, और जैविक पद्धति में सोनोग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं 81। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो उसका आंसर है ध्वनि। 82 देखते हैं, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? सोनार। अभी आई टोल्ड यू जस्ट अभी। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ ना क्वेश्चन, देखो वो इसी में आ रहे हैं पेपर में, तो जरूर आएंगे। 83 देखते हैं, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग है? तो वह अनुप्रस्थ तरंगे। 84 देखते हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किया गया था हाइगेंस के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, 85 देखते हैं, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होने की प्रवृत्ति होती है? तो ध्रुवण के कारण। 86 देखते हैं, प्रकाश में विद्युत चुंबकीय
स्वरूप की खोज किसने की? तो वो की थी मैक्सवेल ने। अब देखो ये मैक्सवेल आपको सुना सुना सा नाम लग रहा होगा, ये एक ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है मैक्सवेल, ठीक है, आप इसको उससे याद रख सकते हो। उसने अपने देश को बहुत ज़्यादा प्रकाश दिया है, उसने वर्ल्ड कप जीता है अपने देश को, ठीक है, तो इसलिए उसका देश उसको विद्युत चुंबक द्वारा चिपका के रखता है अपने देश से, ठीक है फ्रेंड्स। आप इससे मैक्सवेल से याद रख सकते हो कि उसने प्रकाश दिया है अपने देश को, इसलिए वो उसको चुंबक की तरह चिपका के रखते हैं। आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। अब देखते हैं 87, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का वितरण होता है? तो इसका आंसर है ग्रेमाल्डी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो नहीं होती ध्रुवण, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति की पुष्टि करता है? तो करता है व्यक्ति व्याकरण का सिद्धांत, ठीक है फ्रेंड्स।